हेलो स्टूडेंट। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम लोग आज देखेंगे फोर्थ लॉ एंड फिफ्थ लॉ को। ठीक है ना। फोर्थ लॉ में देखो कह रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो या स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। बच्चों ये आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। चलो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से आसान बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उदाहरण के रूप में मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कार्बन है, ठीक है ना, और ये सल्फर है और ये देख लो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, एक तरफ कार्बन एक तरफ सल्फर, एक तरफ मैंने ऑक्सीजन ले लिया। जब कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं, CH2 बना रहे हैं। ठीक है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन हो रहे हैं तो CO2 बना रहे हैं, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो SO2 बना रहे हैं। तो आप देखोगे कि कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फर का जो रेशियो मिलेगा आपको 12:2। देखो सल्फर होता है 1:32, तो 2 है यहाँ पे तो 64 हो जाएगा। SO2 में अगर देखोगे तो सल्फर हो गया 32 और ऑक्सीजन 2 है तो ये भी 32 होगा। कार्बन में देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 32। तो कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर ए होल नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देम सेल्फ। कहने का मतलब यहाँ पर आप देखो जैसे कि मान लो कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो हमें कितनी मिलती है 12:32। 12:32 ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। दूसरा अगर आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड में कि सल्फर ऑक्सीजन की जो रेशियो मिल रही है 32:32 मिल रहा है, इसको आप क्या मान लो सेकेंड मान लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ये देखो क्या है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड मास में है। ठीक, ऑक्सीजन क्या है बच्चों फिक्स्ड मास में है। तो ये तीसरा जो एलिमेंट आपको मिल रहा है कार्बन और सल्फर, ठीक है ना, ये दोनों जो बच गए कार्बन और सल्फर, इनका आपको रेशियो क्या मिलना चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए। तो देखो इसका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा 12:32। तो 12:32 का निकालो 4 3 जा 4 8 जा कितना मिल रहा है 3:8। तो ये 3:8 क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है ना, अब देखो इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो, अब यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे CH2 में देखो क्या है ये आपको रेशियो किसका मिल गया कार्बन और सल्फर का, और CH2 में आपको रेशियो मिल रहा है देखो कितना 12:64। कितना मिल रहा है बच्चों 12:64। तो 12:64 को अगर आप देखोगे तो 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 6 जा, तो ये कितना आ जा रहा है 3:16। 3:16। अब आप देख रहे हो ना कि इस CH2 और ये CH2 ये यहाँ पे कार्बन और सल्फर का जो रेशियो मिला है, यहाँ पे कार्बन और सल्फर का जो रेशियो मिला है, ठीक है ना, हमें तो ये नहीं पता है ना ये CH2 बना रहा है, ये दोनों कार्बन और सल्फर का हम रेशियो देख रहे हैं कि 3:8 और यहाँ पे कार्बन सल्फर का रेशियो 3:16। अब ये 3 देखो दोनों में कॉमन है तो इसका आपको रेशियो क्या मिल रहा है 8:16। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो को दिखा रहा है कि नहीं, यही आपसे पूछा जा रहा है किसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कि ये दोनों का जो रेशियो होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए फाइनली फिक्स होना चाहिए। कंफ्यूजन लग रहा है ना। चलो इस कंफ्यूजन को फिर से हम लोग और अच्छे तरीके से दूर करते हैं। अब हम देखो ये दोनों को लेते हैं और इसको स्टडी करेंगे। बात समझ रहे हो ना, ये दोनों में बराबर करेंगे और इसको फिर स्टडी करेंगे। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे CH2 है, क्या है CH2 में देखोगे तो 12:64 है, और यहाँ पे CO2 ले लो, ठीक है ना, तो ये 12:2 कितना दिया है 32 दिया है 12:2। अब की देखो कार्बन बराबर है तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 64:32 मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखो SO2 में जो सल्फर ऑक्सीजन की रेशियो है वो कितनी है 32:32 है। ठीक है ना, SO2 में जो है सल्फर ऑक्सीजन की रेशियो जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 32:32 मिल रही है। बात समझ में आ रहा है ना, कितने मिल रही है 32। अब देखो ये दोनों में ऑक्सीजन फिक्स है तो इसका होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए तो 64:32 बराबर 2:2 कितना मिल रहा है 1। बात समझ में आ रहा है ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से आप किधर भी मूव करो आपको रिजल्ट जो फाइनली मिलेगा, ठीक है ना, फाइनली ये इनका जो रेशियो मिलेगा, ठीक है ना, जैसे ये तो हो गए फिक्स
ये हो गए फिक्स, तो इनकी जो रेशियो मिलेगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगी। बात समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से एक बार और आप मूव कर सकते हो, किस में मूव कर ले, ये दोनों में मूव कर लेते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो को हम लोग फाइंड करेंगे। देखो ये दोनों में मूव करते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे CH2 है, तो कार्बन और सल्फर की जो रेशियो दी हुई है वो देखो कितनी दी हुई है, कार्बन और सल्फर का 12:64, ठीक है ना। और SO2 में देखो सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो जो दी हुई है, तो हम ऑक्सीजन और सल्फर कर दे, ऑक्सीजन और क्या कर देते हैं, सल्फर। तो इसमें 32:2 कितना दिया है, 32। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फर को बराबर करेंगे तो इसको बराबर कर लो, इसको बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64:64। अब देखो ये और ये बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपको कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी मिली, 12:64। कार्बन इस टू ऑक्सीजन कितना मिल गया बच्चों, 12:64। और ऑलरेडी कार्बन ऑक्सीजन की रेशियो कितनी दी हुई है हमें CO2 में, इन CO2 में कार्बन ऑक्सीजन की रेशियो दी हुई है 12:32 दिया। देखो अब कार्बन क्या है, फिक्स्ड है, कार्बन फिक्स्ड है, तो ऑक्सीजन की देखो सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रही है ना, 2:1। यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको मैंने एक ही एग्जाम्पल में 3 तरीके से बताया, समझ में आया होगा, क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉ है ना गैल-ल्यूजैक लॉ। कौन सा लॉ, गैल-ल्यूजैक लॉ, ठीक है। चलो 5वां लॉ है गैल-ल्यूजैक लॉ। बच्चों सबसे पहले ये इसके लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, ध्यान देना, व्हेन गैसेस रिएक्ट, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स दे ऐसा लिखते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम। व्हेन गैसेस रिएक्ट्स they do so in volume which bears a simple whole number ratio, simple whole number ratio of one another, and to the volume of products, volume of products formed in gases, ठीक है ना। when gases react they do so in volume which bears a simple whole number ratio of one another and to the volume of product formed in gases। जैसे उदाहरण के रूप में देखो बच्चों कि बोल रहा है गैसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लो H2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, या क्लोरीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, HCl बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, HCl। तो इसको हमने बैलेंस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। मान लो ये 1 वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम है, देखो 1 वॉल्यूम है ना, कुछ मल्टीप्लायर नहीं है, आगे में कोएफिशिएंट नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मतलब कितना हुआ, 1 वॉल्यूम। ये भी कितना बच्चों है, 1 वॉल्यूम। ये कितना बना रहा है, 2 वॉल्यूम। तो आप देख रहे हो ना, ये 1 वॉल्यूम मिलकर कितना बनाया, 2 वॉल्यूम। इसका मतलब अगर मान लो ये 20 ml होंगे तो ये भी कितने होंगे, 20 ml, तो ये कितने हो जाएंगे, 40 ml हो जाएंगे। अगर ये मान लो 100 ml है तो ये भी कितने हो जाएंगे, 100 ml, तो ये कितने हमें मिलेंगे, 200 ml मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 200 ml। बात समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको 400 ml लूंगा तो ये भी कितने होंगे, 400 ml हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 800 ml हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। गैल-ल्यूजैक लॉ में जब गैसेस जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनका जो वॉल्यूम है दोनों का सम इसके बराबर, इसका मतलब ये सब जो है सिंपल होल नंबर रेशियो में है, एक दूसरे से नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो 100 ml ऑफ मीथेन है, कितना है, 100 ml ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है बच्चों, कितना होता है, CH4। जब आप इसको बर्न करते हो, बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, O2 के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो ये बनाएगा CO2 बनाएगा बच्चों, और क्या बनाएगा, H2, और एनर्जी बनाएगा, ठीक है ना। एनर्जी हीट दे दो यहाँ पे, ठीक है ना। एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में है।
तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको बैलेंस कर ले पहले, चलो इसको बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो ये अगर मान लो हम एक वॉल्यूम लेते हैं, कितना में ले लेते हैं, एक वॉल्यूम। अगर हम एक वॉल्यूम यहाँ लेते हैं तो ऑक्सीजन का हमें कितना वॉल्यूम मिल रहा है बच्चों, 2 वॉल्यूम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2। कार्बन डाइऑक्साइड 1 वॉल्यूम, और वाटर की कितने वॉल्यूम मिल रहे हैं, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में। अच्छा यहाँ पे एक चीज को क्लियर करेंगे, गैस-लिज़ेक लॉ में ये गैसेस स्टेट में मिलेंगे सभी, चूंकि गैसेस रिएक्शन पे हमें गैसेस फेज में हमें बात करना है, लिक्विड फेज वाले को हमें बात नहीं करना। यहाँ पे वाटर लिक्विड फेज में, तो हमें इसकी वॉल्यूम के विषय में बातें नहीं करना, क्योंकि इस लॉ में जो है गैस-लिज़ेक लॉ में लिक्विड वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन वैलिड है बच्चों, गैसेस वैलिड है। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन दिया और उसमें कोई लिक्विड फेज है और आपको बोल रहा है गैस-लिज़ेक लॉ को स्टेट करो, तो आप सिंपल बोलना कि लिक्विड फेज जो है वो वैलिड नहीं है गैस-लिज़ेक लॉ में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मान लो एक वॉल्यूम CH4 लोगे तो आपको 2 वॉल्यूम O2 लेना पड़ेगा, और मात्र एक वॉल्यूम आपको क्या मिलने वाला है, CO2 मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना, कितना मिलने वाला है, मात्र 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 मिलेगा। क्लियर है ना। अब जैसे मान लो कि हमने ले लिया कि 100 ml मान लो ले लिया हमने किसको, मीथेन को। अब आप समझ रहे हो कि मैंने शुरू में 100 ml ऑफ मीथेन लिया था, तो O2 अब कितना चाहिए हमें बच्चों, 200 ml चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हमें CO2 कितने वॉल्यूम चाहिए, 100 ml। तो यही मेरा सवाल ये था कि 100 ml ऑफ CH4 को अगर हम कंबस्शन करेंगे तो हमें कितना ml जो है O2 लेना पड़ेगा, और कितना ml जो है CO2 बनेगा। तो बच्चों कितने ml CO2 बनेंगे, तो मात्र 100 ml CO2 बनेगा। यहाँ पे ये देखो गैस-लिज़ेक लॉ के द्वारा ये क्लियर हो गया ना, वॉल्यूम वाला कहानी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा उदाहरण एक और देख सकते हो आप, जैसे उदाहरण देखो, जैसे मान लो N2 है नाइट्रोजन, ये गैसेस फेज में है, ये 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, और ये अमोनिया ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, 2NH3 बनाएगा, हैबर मेथड है ये, आप पढ़ोगे आगे क्लास 12 स्टैंडर्ड में अमोनिया बनाने के मेथड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। अब अगर मैं मान लो इसमें आपको एक क्वेश्चन लिखूं कि इस रिएक्शन में मान लो कि 60 ml क्या हो गया, 60 ml नाइट्रोजन है, ठीक है, कितने ml है, 60 ml नाइट्रोजन 60 ml हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि अमोनिया कितना ml बनेगा, कितना अमोनिया जो बच्चों कितने ml बनेंगे। तो बताओ, देखो यहाँ पे अगर हम एक वॉल्यूम लेंगे तो ये 3 वॉल्यूम, तो अगर ये मान लो 30 है, ये 60 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कितना आना चाहिए, खुद सोचो ना, यहाँ पे 20 आएगा, तब तो 20 का 3 गुना कितना होगा, 60। इसका मतलब हमको अमोनिया कितना मिलेगा, तो ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 40। देखो ये गैस-लिज़ेक लॉ अगर आपको पता रहेगा तो खटाक से ना बता दोगे ना कि कितना ml अमोनिया बनने वाला है यहाँ पर। तो लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसे हम, और ये लॉ जो है वैसे रिएक्शंस के लिए वैलिड होंगी जो गैसेस फेज में है। गैसेस फेज में हम पता चल पाएगा कि किस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या वॉल्यूम जो है आने वाला। किसी एक का वॉल्यूम यदि हमें पता चल जाए ना तो बाकी के वॉल्यूम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास 5 लॉ दिया गया था, ये बिल्कुल छोटा सा लेक्चर हुआ होगा आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें मैंने बस 2 लॉ को बताया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैस-लिज़ेक लॉ को डिस्कस किया। तो इस तरह से हमारा 5 लॉ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कोई एक लेक्चर मैं बना दूंगा, इस 5 लॉ से कम से कम जो है 15 to 25 देखूंगा, जैसा भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा उसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, और इसी तरीके से हम लोग पूरा सेशन 2022-23 ठीक है एकदम अप टू डेट रहेंगे, और स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है सभी को क्लियर करूं, और साथ साथ एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है उससे भी हम लोग चैप्टर वाइज करते चले जाएंगे। तो चलो, वॉच करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलो दोस्तों के बीच शेयर करो, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। ओके, थैंक यू।